हाँ तो भाई, जय हिंद दोस्तों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है ये इस सीरीज़ का, और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैं बता देता हूँ, अगर तो आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस सीरीज़ की क्लास, तो अभी तक हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स, ये चारों हम अभी तक कवर कर चुके हैं। और इस सीरीज़ में हम पूरा का पूरा ये 10th क्लास का कोर्स कवर कर रहे हैं। और आज हमने स्टार्ट किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे अंदाजे से 3 क्लास लगनी चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नया टाइप का वर्ड अभी आपको लग रहा होगा। अर्थमेटिक तो आपने सुना होगा, हो सकता है प्रोग्रेशंस भी आपने सुना हो, पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज अ वन टर्म आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है सुना भी हो। तो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और फिर इसके बारे में जो इस प्रोग्रेशन की कुछ क्वालिटीज़ हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स बोलना चाहिए, उन करेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे, और उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स से हम सब कुछ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता लगा लेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता जानने से पहले हमको सीक्वेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई। क्या सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए भाई। तो सीक्वेंस कोई भी ऐसी, जैसे मतलब मैं टर्म्स लिख दूं और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को अगर फॉलो कर रही है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि ये सीक्वेंस है। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, 2 लिख दूँ, फिर 4 लिख दूँ, फिर 8 लिख दूँ, फिर 16 लिख दूँ, 32 लिख दूँ, तो अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 2 से किया तो ये आ गया, फिर 2 से किया तो ये आ गया, और फिर 2 से किया तो ये आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, और वो पैटर्न रिकॉग्नाइजेबल भी है, तो हम इस तरीके को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ टर्म्स है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ टर्म्स है। अब सीक्वेंस तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई करके बना दिया। हो सकता है मैं 3 3 से मल्टीप्लाई करके बनाता, या फिर मैं इस तरीके से भी एक सीक्वेंस लिख सकता था। 1 लिख देता, फिर लिख देता 4, फिर लिख देता 9, फिर लिख देता 16, फिर लिख देता 25, फिर लिख देता 36। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग कर रखी है। तो सीक्वेंस का मतलब ये है कि जो बेसिकली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? हम सीक्वेंस बोलेंगे भाई। ठीक है, अब इसी तरीके के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एपी बोल देते हैं। अब हमें जानना क्या है? हमें ये जानना है कि ये जो एपी है, इसके अंदर ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक है जो हम इसे एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस बोल रहे हैं, और इसका नाम भी हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक एपी ही लिखता हूँ, ठीक है, और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि एक एपी की करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँ एक सीक्वेंस 3 7 11, फिर लिख दूँ 15, फिर लिख दूँ 19। अब आप यहाँ पर समझ गए होगे कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। 4 प्लस करें तो ये आ गया, फिर 4 प्लस करें तो ये, 4 प्लस करें तो ये, और 4 प्लस करें तो ये। या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स है वो कितना है? 4 है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक हैं, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर कितना है हमारा भाई? 4 है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि कोई भी इस तरीके का सीक्वेंस जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहे, वो क्या रहे? सेम रहे। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या हो? कॉमन हो। मतलब जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, फिर उतना ही यहाँ पर, और उतना ही यहाँ पर अगर है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या क्वालिटी है? यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। या फिर क्या बोल सकता हूँ, जो डिफरेंस है वो कॉमन है। इसीलिए इस डिफरेंस का नाम क्या रखा गया भाई? कॉमन डिफरेंस रखा गया। क्या रखा गया? कॉमन डिफरेंस रखा गया।
ऐसा डिफरेंस जो कि क्या रहे, पूरे के पूरे सीक्वेंस में कॉमन रहे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। और अगर तो जो डिफरेंस है वो पूरे के पूरे सीक्वेंस में सेम है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलने लग रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से लिखने लग जाऊँ, जैसे सपोज़ 3 लिख दूँ, फिर लिख दूँ 4.5, फिर लिख दूँ सपोज़ 6 लिख दूँ, 7.5, 9 लिख दूँ। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है। तो अभी भी आप यहाँ पर पहचान गए होंगे कि कितने कितने का गैप चल रहा है, हर किसी में 1.5 का ही गैप है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है जो कि कॉमन है, उसकी वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 1.5 हो रही है। ठीक है, और देखते हैं। अगर तो देखो इस तरीके का मैं कोई सीक्वेंस लिख दूँ, सपोज 4, 1, -2, -5, -8, इस तरीके से आगे चलते जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर मेरे को बताओ कि जो डिफरेंस है वो कितने का है। ये तो बात पक्की है कि डिफरेंस तो जो है वो बराबर ही है, पर ये बराबर डिफरेंस कितने का है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 3 का डिफरेंस हमारा हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। पर ये बात ना भाई पूरी तरीके से सही नहीं है। जब हमने ऊपर डिफरेंस कैलकुलेट किया तो हमने बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। 7 - 3 किया, 11 - 7 किया, 15 - 11 किया, 19 - 15 किया। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर भी किया था। बाद वाली टर्म में से हमेशा पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख रहे थे, और जो डिफरेंस आ रहा था उसी को हमने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना चाहिए, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का आएगा, -3 का आएगा। कितने का आएगा, -3 का हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, ना कि 3 का। तो ऐसी गलती मत करना भाई, जहाँ पर आप क्या करो, इस तरीके से कुछ गड़बड़ कर दो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, √2 आंसर आने लग रहा है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, खुद से करके देखो, तो भी आंसर क्या आ रहा है, √2 ही आ रहा है। और अगर इसमें से इसको करता हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। और अगर तो डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है तो हमारा जो सीक्वेंस है या फिर प्रोग्रेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि किस तरीके के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके का सीक्वेंस जिसके अंदर जो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या फिर कॉमन है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक है, क्या, कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया है कि फर्स्ट जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं भाई, डी से करने लग रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी अब मैं यहाँ पर और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, जो पहली टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक तरीके से फर्स्ट टर्म है, ये भी एक तरीके से फर्स्ट टर्म है, ये भी एक फर्स्ट टर्म है। जो भी टर्म सबसे आगे लिखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। तो अभी तक हम दो चीज़ पढ़ चुके हैं, एक तो ए और दूसरा क्या, डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अभी के लिए इतना, अभी हमने इतना जाना है, और इससे हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हमारे सीक्वेंस या प्रोग्रेशंस अर्थमेटिक टाइप के हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको अगली शीट पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, अभी तो मैं क्या कह रहा था कि डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बार थोड़े से एग्जांपल हम और लेके देख लेते हैं कि किस तरीके के एपी
नहीं है, किस तरीके के सीक्वेंस जो हैं वो एपी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, जैसे कि अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल 1 3 9 27, तो अब यहाँ पर देखो 2 का गैप, 6 का गैप, 18 का गैप, तो ये एपी नहीं है भाई। आपको सिर्फ गैप चेक करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गैप चेक करो। अगर तो गैप सेम है तो वो एपी है, अगर तो गैप सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। ए 2A 3A 4A 5A इस तरीके से आगे चलने लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में 2A में से अगर मैं A को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बचेगा, A। 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो A। 4A में से 3A को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी A बचेगा, यानी कि ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, A के इक्वल है। और देखते हैं, अगर तो मैं इस तरीके से बोलूँ आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखो आप 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर 8 का गैप है, यहाँ पर 16 का गैप है और यहाँ पर 24 का गैप है, तो ये सीक्वेंस हमारा एपी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हमेशा क्या करना है, डिफरेंस निकालने की कोशिश करनी है। अगर तो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो आप उस सीक्वेंस को एपी बोल दो। अगर तो वो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ एपी का, और इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज अपने पास एक एपी है 4 9 4 9 14 19 24 29 और इसी तरीके से ये आगे चलने लग रहा है। अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, एक तो बताया मैंने आपको ए, जिसको मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बोल रहा था, क्या बोल रहा था, फर्स्ट टर्म। और एक तो डी, डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, क्या था, कॉमन डिफरेंस था। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ए और डी मैंने आपको बता दिया, अब एक नई टर्म मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एन। क्या बोल रहा हूँ, एन बोल रहा हूँ, एक नई टर्म। एन क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म, क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म, कि टर्म किस पोजीशन पे है। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 1 बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 5 बोलता हूँ तो मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ। तो n क्या है, पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म। n 5 का मतलब जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट चीज है ए एन, क्या है, ए एन, ये है वैल्यू ऑफ टर्म एट एन, जो एन नंबर पे टर्म है उसकी वैल्यू ये बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ए एन, एन की जगह अगर 1 डाल दिया तो यानी कि ए 1 जो फर्स्ट नंबर पे टर्म है उसकी वैल्यू, तो ए एन की वैल्यू ए 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ए 3 की वैल्यू कितनी है, तो एन का मतलब क्या है, कौन सी पोजीशन पे है। तो जैसे कि मैंने बोला ए 3, तो उसका मतलब क्या है, थर्ड पोजीशन की टर्म की वैल्यू। अगर मैंने बोला A4 तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म की पोजीशन की वैल्यू, फोर्थ टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ टर्म प्रेजेंट एट एन पोजीशन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ A6 बोल दूँ तो उसका मतलब क्या होगा, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया A, जो कि क्या था, फर्स्ट टर्म था। फिर हमने देखा D, जो कि क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर एन है कौन से नंबर की टर्म है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो एन की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। और ए एन, तो उस नंबर की टर्म पे उसकी वैल्यू क्या है, तीसरे नंबर की टर्म है, मान लिया तीसरे टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, A3, यानी कि 14 A3 की वैल्यू हो जाएगी। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 14 हो जाएगी। A5 की कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। n का मतलब है जोन से नंबर पे वो प्रेजेंट है, और an का मतलब है कि उस नंबर पे टर्म की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है
तो अब देखो बहुत इजी सा मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बताने वाला हूँ। एक चीज़ आप समझो, अगर तो मैं A2 निकालना चाहता हूँ, सेकंड टर्म निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर तो मैं फर्स्ट टर्म A होती है, A1 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें अगर मैं एक बार D को ऐड कर दूँ, D यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में एक बार D को ऐड कर दूँ तो मैं सेकंड टर्म पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये D तो है ना गैप जो इनका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं A3 बोलूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म में एक बार और एक और बार अगर मैं डिफरेंस को ऐड कर दूं, यानी कि 2 बार डिफरेंस को ऐड कर दूं, तो मैं थर्ड टर्म पे पहुंच जाऊंगा। अगर मेरे को फोर्थ टर्म पे पहुंचना है तो मेरे को 3 बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। 4 तो अपने पास है ही, एक बार 5 ऐड किया यहाँ पहुँचे, एक बार 5 ऐड किया यहाँ पहुँचे, और एक और बार 5 ऐड किया तो यहाँ पर पहुँच गए। तो ए में जब मैं 3 बार डी को ऐड कर दूंगा तो मैं चौथी टर्म पे पहुँच जाऊँगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ पाँचवीं टर्म पे कैसे पहुँचूंगा, तो आप कहोगे सर A+4D करके पहुँच जाओगे। इसी तरीके से अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलते जा रहा है, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि भाई ठीक है आप समझ गए ना, तो मेरे को ये बताओ कि अगर तो मेरे को 50वें नंबर की टर्म निकालनी है तो इसको कैसे निकालूंगा। आप कहोगे सर A+ जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से 4 के लिए यहाँ पर 3 बार D था, 5 के लिए 4 बार D था, तो 50 के लिए 49 टाइम्स D होगा। मैं कहूँगा भाई बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो अगर मेरे को nth टर्म की वैल्यू चाहिए, सपोज बहुत आगे चल के कोई nth टर्म आ रही है, an की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर इस हिसाब से A+ जोन से नंबर की टर्म, ये सबस्क्रिप्ट में है सब, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू, A4 मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू, A5 मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू। इसी तरीके से AN मीन्स nth पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे सर एक लेस करना होता है, तो यहाँ पे आप कर दो n-1 और साथ में क्या लिख दो, D लिख दो। यही आपका AN का फॉर्मूला हो जाता है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, ये तो आपको याद करना ही करना है, पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस तरीके से लिखने की, क्योंकि इस तरीके से तो लिख के आप आंसर निकाल ही लोगे, पर जब आपको आंसर फास्ट निकालना है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 99 नंबर की टर्म चाहिए तो आपको पता होना चाहिए A99 किसके इक्वल होगा, A+98D। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो पेपर में, कोई कुछ आपके नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि n की जगह क्या लिखो दो 99, A+99 - 1 98 हो जाएगा, और D की जगह D आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी बात मैंने अभी तक आपको बताई है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको आप अपने अगर तो आप लिख रहे हो, अगर तो देख रहे हो तो भाई कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा भी नहीं, पर अगर आप अच्छे से लिख के कर रहे हो तो इसको आप अपने कॉपी के टॉप पे लिख लो एक बार, जहाँ पर भी ये चैप्टर है। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। एक ये है nth टर्म का, दूसरा होएगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो जब सम पढ़ेंगे उसके बारे में तब जानेंगे, अभी उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना AN के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको nth नंबर की टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप nth नंबर की टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं एक बार इसके ना क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। देखो भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस D। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। देखो 1 तो फिक्स है, एक AN है, एक A है, एक N है और एक है D, यानी कि 4 वेरिएबल्स हैं। तो अब भाई हर क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड होगा वो 3 वेरिएबल हमको दे देंगे और चौथे की वैल्यू हमसे पूछेंगे। इससे दूसरा काम नहीं हो सकता, बस आपको वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए कि वो 3 वेरिएबल की वैल्यू कैसे आपको बता रहे हैं। डिफरेंट तरीके से वो बताएंगे,
उसी के लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमको ना हो कन्फ्यूजन, हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम जान लेंगे कि कैसे 3 वेरिएबल दे रखे हो तो चौथे वेरिएबल की वैल्यू निकलती है बड़ी आसानी से। तो देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर ना सीधी सीधी बात लिखूंगा, ठीक है। कहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम मैं लिख दूंगा, पर जब क्वेश्चन में सीधी सीधी बात लिखी है तो मैं भी सीधी सीधी बात लिख दूंगा। ए की वैल्यू 7 है, यानी कि अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये बोल रहे हैं कि ए पी क्या होगा। आप ये बता दो कि ये ए पी कैसा होगा, ये ए पी क्या होगा। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूले की कुछ जरूरत नहीं है, ए 7 है ना, तो ठीक है ए 7 हो गया। डी कितना है 3 है, डी कितना है 3 है, इसके मतलब अगली टर्म कितनी रही होगी 10, इससे अगली 13, इससे अगली 16, इससे अगली 19। अब डॉट डॉट कर दो, इतना बताना बहुत था, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो आपको और कुछ दे दें, अभी इस फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पे बाद में आते हैं, थोड़ा सा मैं भूल गया था तो अभी एक बार ये करा देते हैं। अगर तो ए की वैल्यू सपोज 7 ही है और अब की बार डी की वैल्यू क्या है -3 है, तो क्या टेंशन है, 7 फर्स्ट टर्म हो गई, डी -3 है, इसका मतलब अगली टर्म क्या होएगी 4, अगली टर्म 1, अगली टर्म -2, अगली टर्म -5, अगली टर्म -8, अब डॉट डॉट कर दो, ठीक है। तो समझ गए। अगर तो वो आपको एपी लिखने के लिए कहें तो आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा ये काम था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और इससे रिलेटेड, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला अभी अभी हमने ए एन का सीखा, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बार उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं 3 में। ये बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, 3 बातें बता दी, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी और चौथे की हमसे पूछने लग रहा है। तो देखो यही तो मैंने कहा था, हमेशा आपके साथ यही होने वाला है, 3 वेरिएबल की वैल्यू बता देगा और चौथे की आपसे पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए ए एन, यानी कि बेसिकली ए 8 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एन की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो ए एन की तो वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 7 पता है, एन की वैल्यू 8 पता है तो 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी पता है 3 पता है। तो 7 प्लस 7 इंटू में 3, 8 माइनस 1 7 इंटू में 3, तो 7 प्लस 21, तो इसका आंसर कितना आ गया, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 28 आ गई। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से हर क्वेश्चन में देखना आप यही होगा। मैं देखो दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको और डिफरेंट टाइप्स के भी दिखा दूंगा, और देखना हर क्वेश्चन में मैं एक ही बात आपसे बोलने वाला हूँ कि 3 वेरिएबल की वैल्यू हमको मालूम है और चौथे की हम निकालते हैं। देखो जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखो हमको क्या बता रहे हैं, ए की वैल्यू बोल रहे हैं कि ना -18 है, कोई टेंशन नहीं है। बोल रहे हैं कि एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0, तो चौथा वेरिएबल जो बचा होगा उसी की ये पूछ रहे होंगे, और जी हाँ बिल्कुल उसी की पूछ रहे हैं। डी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। देखो 3 की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी और चौथे की हमसे पूछने लग रहे हैं। तो देखो ये क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस डी। तो ए एन की वैल्यू 0 दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है -18, प्लस एन की वैल्यू दी गई है 10 -1, और डी की वैल्यू क्या है निकालनी है, तो डी को डी रहने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। -18 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 18, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और इनटू में क्या है डी है। जब कोई साइन नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय में 9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई भाई साहब 2 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसमें तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं किसी की। इसमें तो भाई साहब ए ही गायब कर दिया इन्होंने, कोई टेंशन नहीं है, बाकी के 3 दिए हैं। तो d इज इक्वल टू -3 दिया है, n इज इक्वल टू 18 दिया है, और ए एन इज इक्वल टू -5 दिया है, ठीक है। तो देखो अगेन 3 वेरिएबल दे दिए, चौथे की वैल्यू हमसे पूछने लग रहे हैं, तो वही फॉर्मूला है, कुछ बदला नहीं है, हम अब वही काम कर देंगे दोबारा। ए एन इज इक्वल टू, मेरे से पहले करो, n-1 इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या है -5, और ए की तो निकालनी है, n की 18 है, -1 है,
और डी की वैल्यू क्या दी गई है -3। अच्छा एक चीज़ ध्यान रख लेना, जब भी आप नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई में लिखते हो तो भाई ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। ऐसी गलती मत कर देना कि 18 - 3 और यहाँ 18 - 1 और यहाँ पर डायरेक्ट आप -3 लिख दो। उसका मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना है आपने -3। जब आप ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पर क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, जो मैंने यहाँ पे डॉट से दिखा दिया। अगर डॉट नहीं भी लगी होती तो भी ब्रैकेट्स के बीच में क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम ऐसा ही मानते कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। पर अगर आप इसे डायरेक्टली ऐसे -3 लिख दोगे बिना ब्रैकेट्स के, उसका मतलब होगा 18 में से -1 करो फिर उसमें से -3 कर दो, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना क्योंकि डी क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो a+17 इंटू में -3, तो -5 इज़ इक्वल टू a प्लस, ये मेरे हिसाब से 51 होता है तो ये इधर आके +51 हो जाएगा, -5 इज़ इक्वल टू a। तो a की वैल्यू इस हिसाब से भाई क्या आ जाएगी, इट इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 46 आ जाएगा। समझ रहे हो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस हिसाब से भाई, 46 आ जाएगी। तो देखो हर क्वेश्चन में आपको सेम कहानी मिलने वाली है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। चेंज मैं बताता हूँ क्या होने वाला है, चेंज होने वाली है क्वेश्चन की लैंग्वेज। आपको पिक क्या करना है, आपको सिर्फ 3 वेरिएबल पिक करने हैं, चौथा तो आप निकाल दोगे। इतना सिंपल सा काम है। पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमको क्या हो जाए, बिल्कुल फ्लुएंसी आ जाए और हमारे सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन आए हम उसको तुरंत निपटा दें, ठीक है। तो देखो अब अलग भाषा में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी। अगर एपी ना भी बोलें तब भी आपको पहचान जाना है, कॉमन डिफरेंस अगर हो रहा है तो चेक करके कि ये एपी है, ठीक है। इसकी 30th टर्म पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली टर्म यहाँ पे आप पहचान गए होगे क्या होएगी, ए क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है भाई 10, डी की वैल्यू बताओ कितनी है, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करो, तो 7 - 10 यानी कि -3, 3 नहीं भाई -3। फिर कौन से नंबर की टर्म, मैंने बताया था पोजीशन ऑफ टर्म का मतलब क्या है, n है, तो n की वैल्यू क्या है, 30 है। फाइंड दी 30th टर्म, हमें क्या निकालनी है, 30th पोजीशन पे जो टर्म प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि an निकालना है या फिर क्या कह सकता हूँ a30 निकालना है। तो देखो 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, an की वैल्यू चुटकियों में आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो, an की वैल्यू तो निकालनी है आपने, a की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n यानी कि 30 -1 इंटू में d की वैल्यू क्या है -3। अगेन देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस को, माइनस की टर्म को, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 29 इंटू में -3, तो ये हो जाएगा 10, ये कितना होता है -87। तो an की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -77। बात दिमाग में घुस रही है भाई, हाँ भाई। तो ये आपका सिस्टम किसका हो जाता है, एपी का सिस्टम हो जाता है जब हमें उसकी nth टर्म निकालनी है। और देखो घुमा घुमा के जितने भी ये सवाल पूछ सकते हैं तो इनको हम भी देख लेते हैं, जितने भी an से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं ना, ये मैं आज की क्लास में ही आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में एसएन देखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम एसएन की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि भाई 5 नंबर में टकरा सकती हैं आपके पेपर में, ठीक है। मतलब थोड़ी हाई वेटेज होती हैं, आपके पेपर का जो भी पैटर्न है उस हिसाब से थोड़ी हाई वेटेज उनकी रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना सोचने का काम है, वर्ड प्रॉब्लम में से एपी बनाना ही सोचने का वहाँ पर काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी के लिए एएन पढ़ रहे हैं तो एएन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन याद है कि ना, आप गैप भर दो खाली, अगर तो ये एपी है तो ये गैप भर दो आप। तो अगर तो ये एपी है तो आपको थोड़ी सी बातें दिमाग में घुसनी चाहिए। क्या घुसनी चाहिए कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, और अगर तो ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि जो A3 है यानी कि 26 है, ये किसके इक्वल होगा, A + 2 टाइम्स ऑफ D के इक्वल होगा। इसको करने का छोटा तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझो कि फर्स्ट टर्म A है, A + D करेंगे तो ये आएगा और A + 2D करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। यही तो पैटर्न हमने देखा था, और अगर नहीं भी देखा था तो फॉर्मूला देख लो, A +
3 - 1 यानी कि 2d। तो a प्लस 2d हमारी क्या है, थर्ड टर्म है। तो 26 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 2 प्लस 2d। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये कितना हो रहा है, 24 इज इक्वल टू 2d, और d यहाँ पर कितना हो गया हमारा, इस हिसाब से 12 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर तो d 12 है, क्या है, d हमारा 12 है, तो a प्लस डी हमारी सेकेंड टर्म होएगी। तो a प्लस डी यानी कि 14 हमारी सेकेंड टर्म हो गई। चेक करना है तो चेक कर लो कि इसमें अगर मैं d ऐड करूँगा तो ये आ जाना चाहिए। तो 14 प्लस 12 कर दूँ तो देखो क्या आने लग रहा है, 26 आने लग रहा है। तो बिल्कुल मामला सेट है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप छोटी सी समझो, मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर तो 2 से 14 की दूरी d है और 14 से 26 की दूरी भी d है, इसका मतलब क्या है, जितना दूर 14 2 से है उतना ही दूर 14 26 से भी है। यानी कि जो 14 टर्म है, ये 14 नंबर जो लिखा है, ये एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दीज टू है। ठीक है, ये बात दिमाग में घुस रही है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है। और जो टर्म एग्जैक्टली बीच में होती है उसको तो हम मीन बोलते हैं। यानी कि मैं क्या कर सकता था, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कर सकता था, मैं सिर्फ 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू 14 लिख करके भी सीधा काम यहाँ पर चला सकता था। बात समझ में आ गई। तो ये जुगाड़ आप तब लगाओगे जब एग्जैक्टली मिडल की कोई आपको टर्म चाहिए। इसका मैं यूज़ करूँगा आपको सम का फॉर्मूला सिखाने के लिए, कि मतलब सम का फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है, उसके लिए मैं इसका थोड़ा सा यूज़ करूँगा, तब दोबारा बताऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी के लिए एक क्वेश्चन और देखो, डैश है, 13 है, डैश है और 3 है। अब देखो इसको जुगाड़ से करेंगे। ये वाली जो टर्म है, यहाँ से भी d और यहाँ से भी d, यानी कि ये इनके एग्जैक्ट बीच में होगी। तो इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, इस टर्म की वैल्यू होगी 13 प्लस 3, क्या होगी, 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय में 2, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय में 3, 16 डिवाइडेड बाय में 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ से 5 डिक्रीज़ किया तो 8 आ गया, यहाँ से 5 डिक्रीज़ किया तो 3 आ गया, यानी कि यहाँ से भी 5 डिक्रीज़ किया होगा तभी तो 13 आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, 18 रहा होगा, तभी तो यहाँ पर से 5 डिक्रीज़ किया 13 आ गया, फिर 5 तो 8 और फिर 5 तो 3। बात दिमाग में घुस रही है भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनको निपटा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं एक और प्रॉब्लम। इसके अंदर देखो जुगाड़ नहीं लग रहा है, तो देखो 5 है, कॉमा डैश, कॉमा फिर अपना 9.5 है, क्या है, 9.5 है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझो कि इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में तो एक कॉमा है, कोई भी टर्म नहीं है, तो यानी कि अब वो काम नहीं चलेगा। अब हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या है, 5, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, यानी कि a प्लस, सॉरी, यानी कि a प्लस 3d फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 9.5। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से थोड़ी सी हैबिट डालो लिखने की। ठीक है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, एक लेस हो जाता है जस्ट, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 49d, a प्लस 98d। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू क्या है, इस 5 को इधर ले जाऊँ तो 9.5 माइनस 5 यानी कि 4.5, और इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1.5 हो जाएगी। अगर तो d की वैल्यू 1.5 है तो अब आपका दिमाग लग जाना चाहिए कि यहाँ से 1.5 बढ़ाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 6.5, और यहाँ से अगेन 1.5 बढ़ाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से अगेन 1.5 बढ़ाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। तो ये बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के लेवल की। ठीक है, और देखते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है,
10th क्लास में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ही आसान है, एक आधा कोई चैप्टर है जिसमें थोड़ी बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वरना 10th क्लास आपकी 9th क्लास से आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या इंग्लिश लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी बता रहे हैं क्या है एपी, 3, 8, 13 इस तरीके से इज 78, यानी कि हमको बोल रहे हैं कि इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू जो है वो 78 होगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू 78 होगी। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, डी की वैल्यू जो भी आपको पता है वो सबसे पहले लिख लो, डी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दिख ही रहा आपको। ठीक है, वरना आप बेसिक से भी देख सकते हो, बाद वाली टर्म में से पहली टर्म सब्ट्रैक्ट, बाद वाली टर्म में से पहली टर्म सब्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे तो समझ ही गए होगे अभी तक। अब हमको क्या बोल रहे हैं, कौन सी टर्म की वैल्यू 78 है, यानी कि हमको वैल्यू दी गई है, यानी कि ए एन की वैल्यू दी गई है। अब हमसे पूछ रहे हैं विच टर्म, यानी कि एन की वैल्यू हमसे बेसिकली ये जानना चाहते हैं। तो देखो लैंग्वेज बदली है, काम नहीं बदला, 3 वेरिएबल हैं, चौथे वेरिएबल की वैल्यू हमसे पूछने लग रहे हैं। फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है, अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूं तो 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 5। इसको इधर ले जाऊं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोलोगे फालतू में कैलकुलेशन बढ़ेगी, आंसर सेम ही आना है। तो इसको इधर सीधा डिवाइड मारूंगा, तो 75/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये कितना हो गया, ये जा रहा है 15 पे, इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसका मतलब n को उधर ले जाएंगे, n की वैल्यू कितनी आ रही है 16, सॉरी -1 को उधर ले जाएंगे तो 15 + 1 कितना हो गया 16 हो गया भाई। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होएगी। अगेन बोल रहा हूँ 3 वेरिएबल हमेशा पता होंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल नहीं पता होंगे तो राजन निकालोगे कैसे। अगर 3 वेरिएबल नहीं पता होंगे तो फिर भाई एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी। क्या होगी, एक से ज़्यादा इक्वेशन होगी, क्योंकि इस इक्वेशन से अगर सिर्फ इसी इक्वेशन से सॉल्व करना है तो भाई कम से कम तो 3 वेरिएबल मांगता है, 3 वेरिएबल से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा भाई देखो, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया, इसमें बोल रहे हैं चेक वेदर, अच्छा इधर लिख दिया कि मैंने, चलो कोई नहीं मैनेज कर लेंगे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या बता रहे हैं, एपी बोल रहे हैं 11, 8, 5, 2 इस तरीके से एपी हमारा चल रहा है। हमको ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या -50 इस एपी में कहीं आगे जाके आएगा या नहीं आएगा। तो एक बात मेरी समझो, अगर तो -50 इसमें आया तो हमको n की वैल्यू तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको ए एन की वैल्यू तो उन्होंने दे दी है कितनी -150। ए की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं 11 है, और डी की भी हम देख सकते हैं कितनी है -3 है, 3 नहीं है राजा, -3 है। देखो रिड्यूस होता चल रहा है मामला। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि अगर तो ए एन इसमें आएगा तो एन की मेरे को कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना। एन है क्या, एन है पोजीशन ऑफ टर्म। पोजीशन ऑफ टर्म का मतलब पहले नंबर पे है 150, ये माइनस का 150 दूसरे नंबर पे है, 50वें नंबर पे है, 60वें नंबर पे। कोई ऐसा भी होता है क्या नंबर कि 60.5 नंबर पे है या फिर 30.4 नंबर पे है, ऐसा तो कोई नहीं होता ना। या तो 30 नंबर पे कोई टर्म होएगी या 31st टर्म पे होएगी, जैसे कि यहाँ पर है या तो 3rd पे है या 4th पे है। 3rd और 4th के बीच में तो कोई टर्म नहीं है ना। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर तो -50 इस एपी का पार्ट हुआ तो जो मेरी n की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, वो इंटीजर आनी चाहिए।
अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो मैं कह दूंगा कि ऐसा 3.5 नंबर पे कोई टर्म थोड़ी ना होती है, या फिर ऐसा थोड़ी ना होता है कि 40.5 नंबर पे कोई टर्म है, या तो 40 पे होती है, 41 पे होती है। तो अगर तो इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब है -50 पार्ट ही नहीं है, हम गलत लगा रहे हैं। ठीक है, an -50 इसमें आ ही नहीं सकता, उसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, तो एक बार लगा के देखते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस t, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू में -3, -161 डिवाइड, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कट गया, अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ तो आंसर आ रहा है 5 हो गया, तो 1 ये 3 पे, 2 0.6 पे और 206 पे, अब ये 6 आता जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स कर दिया मैंने इसको n-1। तो यानी कि यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 54 पॉइंट, ये -1 उधर चले जाएगा, 67 या फिर 6 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एज n इज नॉट एन इंटीजर देयरफॉर -50 कैन नॉट बी दी टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो लिख देते हैं, एक बार लिख देता हूँ, चलो मैं, एज n इज नॉट एन इंटीजर therefore -150 can't belong to given AP। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का आगे चल के तो साइन आ जाता है, पर कोई नहीं, अभी हम इंग्लिश ही लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो -50 इस AP का पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीजरल वैल्यू नहीं आई। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं थोड़े से क्या, जितने भी क्वेश्चन इसके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं सब देख लेते हैं। देखो भाई, बोल रहे हैं इंग्लिश लिख देता हूँ, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP की आपको 31st टर्म निकालनी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हुज 11th टर्म, बता रहे हैं हुज 11th टर्म इज 38। अरे वाह, 11th टर्म की वैल्यू बता दी 38, और क्या बता रहे हैं, और भी बताएंगे कुछ, एंड 16th टर्म इज 73। तो देखो काफ़ी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A31, तो A31 हमको निकालना है। ठीक है, तो A31 नंबर की हमको टर्म निकालनी है। ठीक है, गिवन क्या है, A11 का मतलब A प्लस 10D, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 38। दूसरी चीज़ हमको क्या गिवन है, A16, यानी कि A प्लस 15D, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 73 गिवन है। इसको थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ। ये देखो एक तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुकी है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो A के कोफिशिएंट सेम है, A एलिमिनेट हो जाएगा, A एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से माइनस का 5D इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये बचेगा 35 बाई माइनस का 35 है ना, तो 12 23 35 बच जाएगा। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू कितनी आ गई 7। हम क्या करते थे, एलिमिनेशन से D की वैल्यू निकाल दी, सब्सटीट्यूशन से अब दूसरे की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर A की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, D की तो 7 आ गई, अब फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू डाल दो, तो देखो क्या होगा, इधर डाल लेते हैं, A प्लस 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये हो जाएगा
माइनस का 32। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो a पता है, d पता है, तो भाई हमें पूरा AP पता है बेसिकली। अब तो a 31 क्या है, हमसे कुछ भी पूछ लें हम वो बता देंगे। a 31 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है a 31 का मतलब है a + 30d, है ना। तो a की वैल्यू कितनी पता है अपने को, -32, और 30 इंटू में 7 की वैल्यू क्या पता है, और d की वैल्यू क्या पता है, 7। तो -32 + 210, तो ये कितना आ जाएगा, 178 ये आ जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। तो 31st टर्म इसकी क्या हो जाएगी, 178 इसकी 31st टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या बोल रहे हैं, 17th टर्म ऑफ एन AP, इंग्लिश लिखता हूँ चलो, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7। बोल रहे हैं D की वैल्यू बता दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जो बोला है वही लिख दो। 17th टर्म एक्सीड कर रही है किसको, 10th टर्म को, कितने से, 7 से। इसका मतलब क्या है, 7 से ही कर रही है ना भाई, हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 17th टर्म 10 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो अगर 10 ज़्यादा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या, सॉरी 7 ज़्यादा है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 7 आएगा। A17 का मतलब क्या होता है, A + 16D, और A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D। समझ रहे हो, और इसको किसके इक्वल दिया गया है, 7 के। तो A + 16D माइनस A -9D, ब्रैकेट खोल दिया, = 7। A से A कट गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, ये हो गया देखो 7D = 7, और इसका मतलब D कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया भाई। बात समझ में आ रही है, और D ही तो निकालना था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ना बड़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर आते रहते हैं, आपको भी इनको ऐसे ही सिंपल सिंपल तरीके से निपटाते रहना है। ठीक है, या तो 3 वेरिएबल दिए होंगे और एक वेरिएबल मिसिंग होगा, वो निकाल सकते हैं हम, या फिर इस तरीके से अगर तो जैसे 2 वेरिएबल मिसिंग है तो आपको 2 इक्वेशन भी वो देंगे, ताकि आप A और D की वैल्यू निकाल पाओ और अपना जुगाड़ सेट कर पाओ। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, कोई टेंशन नहीं है। 10 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं देखते हैं। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ मैनी multiples of 4 lie between 10 and 250। तो 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, और दूसरा तरीका ज़्यादा बेटर है, तो मैं वही बताऊंगा क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हो सकता है अभी यहाँ पर आप जज कर लिया हो आपने कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 12 है, फिर सेकंड टर्म क्या होगी, 16 होगी, फिर क्या होगी 20, फिर 24, और लास्ट टर्म भी आपने हो सकता है जज कर लियो, कितनी होगी 248 होगी। पर भाई बड़े नंबर में आप जज नहीं कर पाओगे, जैसे 13 का अगर हो गया, तो अगर 13 को सपोज़ मैं 2000 से जस्ट पहले पूछ रहा हूँ तो आप नहीं जज कर पाओगे। तो वहाँ पर आपको क्या काम करना है, देखो भाई, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 बोल रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो 12 होगा, क्योंकि 8 तो 10 और 250 के बीच में आ नहीं रहा ना, 4 की टेबल पढ़नी है, 4 8 12, तो सबसे पहला क्या आया, 12 ही आया 10 और 250 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से ये AP चल रहा है, यानी कि A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि हमसे बेसिकली n की वैल्यू पूछने लग रहे हैं। पर n की वैल्यू तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमको an पता होगा भाई,
है ना। तो ए एन पता लगाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, 250 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब मैंने 250 को 4 से डिवाइड किया, गया 6 पे, 6 4 ज़ा 24, 1 0, 2 पे गया और यहाँ पे आ गया 8 और रिमाइंडर आ गया 2। यानी कि 2 जो है ये फालतू है। अगर ये 250 में से कम होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता। यानी कि अगर ये 248 रहा होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, और अगर तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता तो बात बन जाती, क्योंकि वही तो मतलब होता है मल्टीपल का। यानी कि लास्ट टर्म क्या है, 248 है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इस तरीके का क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमको ए एन की वैल्यू मालूम चल गई, कितनी, 248। अब निकालना क्या है बेसिकली कि 248 कौन से नंबर पे है इस एपी में, क्योंकि जोन से नंबर पे 248 होगा उतनी ही हमारे पास टर्म्स भी होंगी। ठीक है, उतनी तो हमारे पास टर्म्स होंगी, जैसे एक टर्म, दो टर्म, दो, तीन टर्म, चार टर्म। तो इस तरीके से 248 जिस नंबर पे है उतनी ही हमारे पास टर्म आएंगी। तो यहाँ पर देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट कितना हो गया, 236 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन और ये 4। ये इधर आके डिवाइड, तो ये कितना होगा, 59 हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से। तो चेक कर लेना, कोई नहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वैसे तो मैं थोड़ा सा आराम से ही कर रहा हूँ। तो n कितना हो जाएगा इधर जाके +60। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं अगर कुछ इस तरीके की वो बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम टाइप, बस वैल्यूज चेंज। हाउ मैनी 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? ठीक है, तो 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो देखो भाई, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ए भी ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए आपको ए एन भी ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है ना, ये तो आपको पता है ना। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो तो देख लेते हैं कि ये 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 1 पे गया 7, अभी ये कितना बचा, 3 और 0 कितने पे गया, 4 पे 28। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 2। यानी कि 100 में से 2 क्या है, फालतू है। अगर मैं इस 2 को यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा भाई, 98 बच जाएगा। यानी कि 98 जो है वो 7 की टेबल में आता है। ठीक है, 7 से वो डिविजिबल है, आप करके देख सकते हो। आप मेरे को ये बताओ कि क्या 98 3 डिजिट नंबर है, नहीं है, यानी कि ये नहीं चलेगा। पर एक बात तो समझो ना कि अगर तो 98 आता है तो 105 भी तो आता होगा, है ना। तो इसका मतलब 105 आने लग रहा है और यही हमारी फर्स्ट टर्म भी हो जाएगी। अगर 105 आ रहा है तो अगली टर्म कौन सी आएगी, 112, 7 की टेबल में ना। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम 7 की टेबल ही तो पढ़ रहे हैं। 7 से तो डिविजिबल अगला क्या होगा, 112 होगा। तो इसका मतलब डी क्या हो गया, 7 हो गया। अब लास्ट चीज़ बचती है कि ए एन निकालना। तो कोई टेंशन नहीं है, काम करते हैं, 1000 को डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, फिर हमें पता चल जाएगा 1000 में कितना फालतू है, किसके लिए, 7 से डिविजिबल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 पे गया 7, 3 0, 4 पे 28, 2 0, और अब ये गया 2 पे यानी कि 14, और 6 क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। अगर तो मैं इसमें से 6 गायब कर दूं, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। यानी कि नंबर क्या बच जाएगा, 994 बच जाएगा, 994 बच जाएगा। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमको क्या पता चल गई, 994। ए पी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 105 से, जा कहाँ तक रहा है, 998 तक। अगर तो ये इस तरीके का एपी है, अब मेरे को क्या पता लगाना है, सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म तो 105 पता चल गई। अगर मेरे को ये पता चल जाए इसकी पोजीशन क्या है, तो उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स पक्का इस एपी के अंदर रही होंगी। तो सिर्फ अब फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। जल्दी निकालो मेरे से पहले। तो ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस d, n की वैल्यू निकालनी है। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, देखो कितना होएगा, ये 3893 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 7, 7 यहाँ जाके डिवाइड होगा 1 2 और ये गलत कर चुका मैं, 1 9 19 14 53 63 बचना चाहिए था यहाँ पर। ओ सॉरी 994 था ना, यहाँ मैंने 998 लिख लिया, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी। आपका तो आ गया होगा आंसर अब, चलो कोई नहीं, तेजी है आप में। 994 है ये, सॉरी गलती हो गई। तो अब ये यहाँ के सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा, 889 बचेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, 889 बचेगा। तो 14 में से 5 गए, 8 गए, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा तो 1 2 और 49 7 पे चले जाएगा भाई। अब ये n माइनस वन, मेरे को पता कैसे चला कि गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर तो भाई कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकती है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि जो लास्ट टर्म है वो आ ही रही है, तो अगर वो आ ही रही है तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती, फ्रैक्शन में आ रही थी, इसलिए मेरे को पता चल गया गलत है। अब ये माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 128 हो गई भाई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। ये देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें बोलते हैं कि ना पीछे से टर्म निकालो, क्या बोल रहे हैं, फाइंड। अब आपका क्या काम है ना, आपको अब ये एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है। मैं इस कोर्स में पूरा तो करा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन कराने लग रहा हूँ, ठीक है, पर मैं इतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ कि अगर आप इन क्लासेस को ध्यान से कर रहे हो, और हर क्लास के बाद आप ऐसा मत करना कि एक के बाद एक लगातार एक ही दिन में 5 क्लास देख ली, एक दिन में एक क्लास देखो, पर उसके बाद जाकर के यार ना सेम टॉपिक की अपनी कोई सी भी बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी क्या बता रखा है, एपी बता रखा है 3 8 13, और लास्ट टर्म ऑफ कोर्स देनी पड़ेगी इनको क्योंकि पीछे से ये पूछ रहे हैं 53, ठीक है। तो अब ये हमसे पीछे से 20th टर्म पूछ रहे हैं, तो एक उपाय तो ये है कि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें और फिर हम देखें कौन सी ऐसी टर्म है जो पीछे से 20th नंबर पे है, तो उसकी आगे से वैल्यू कितनी होगी, और फिर हम उस टर्म की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। पर इससे आसान उपाय है अपने पास। क्या उपाय है, एक काम करो, हमको पीछे से इन्होंने पूछी है ना टर्म, तो आप एक काम करो, एपी को उल्टा करके लिख दो। अगर तो आप करोगे एपी को उल्टा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 13 8 और 3। अब यहाँ पे से आप देखो, अगर तो आपने इसे उल्टा कर दिया तो ए की वैल्यू 253 है, एन तो आपको पता है क्या है 20। अब ये मत क्या ना सर पीछे से गिनना था, भाई पीछे से गिनना था वो बात तो ठीक है, हमने तो एपी को ही उल्टा कर दिया, तो जो टर्म पहले पीछे से 20th नंबर पे होगी, क्योंकि हम एपी को उल्टा कर चुके हैं, अब वो आगे से ही 20th नंबर पे होगी, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या है, डी। डी अब यहाँ पर आप आगे से तो नहीं देख पाओगे, पर आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है एपी का, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो डी है वो -5 का हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर डी क्या था, +5 का था, क्या था 5 का, पर क्योंकि हमने इसको पलट के लिख दिया, जो इंक्रीजिंग एपी था वो अब डिक्रीजिंग एपी हो गया, तो डी क्या हो गया, -5 हो गया। तो यहाँ से अगर अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसमें 20th टर्म की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, सारी वैल्यूज़ डाल दो, ए एन यानी कि A20, ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 20 - 1, और डी की वैल्यू क्या है, -5, तो 253 प्लस 19 इंटू में -5, तो 253 माइनस 95, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये मेरे हिसाब से हो जाएगा
1 और ये हो जाएगा 13, 14, 5 हो जाएगा, है ना, इतना ही हो जाएगा ना। 158 हमारी क्या आ जाएगी भाई, 20th टर्म आ जाएगी पीछे से, ठीक है, समझ गए। तो भाई इसी तरीके के इसके अंदर आसान आसान से क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर होता नहीं है, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, बस फिर आज का पैकअप करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, डेट जो भी बोल रहे हैं वो आप लिख दो मैथमेटिकल टर्म में। determine the AP whose third term is 16, थर्ड टर्म बता दी भाई हमें, एंड सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, ठीक है। तो दो बातें बोली हैं इन्होंने, दोनों को लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। AP निकालना है अभी तो वैसे, ठीक है। तो यानी कि A और D की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम बता देंगे क्या ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड टर्म है 16, A + 2D थर्ड टर्म होगी 16। डायरेक्ट लिखना पेपर में भी, कोई टेंशन नहीं है। अगर ज़्यादा अच्छा लिखना हो तो A3 = लिख देना एक बार। इसके बाद सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि A + 6D माइनस A + 4D = 12, यानी कि A + 6D माइनस A - 4D = 12। A से A कट गया, 2D बचा, क्या बचा, 2D = 12। इसका मतलब D की वैल्यू क्या है, 6 है। D की वैल्यू क्या है, 6 है। अगर तो D की वैल्यू 6 है तो इस इक्वेशन में मैं D की वैल्यू डाल सकता हूँ और A की निकाल सकता हूँ। अरे वाह, काम हो गया। D की वैल्यू 6 डाल दो = 16, तो A + 12 = 16, यानी कि A की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आपको A पता है, आपको पता है D, AP लिखना कौन सी बड़ी बात है। 4 + 6 कितना होता है, 10 + 6 कितना होता है, 16 + 6 22 + 6 28, और ये हमारा क्या बन गया, AP बन गया। बात समझ में आ रही है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड AP हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ना SN के बारे में पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, बट बिलीव मी दीज आर नॉट इनफ। आप जब तक मैथ्स में खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मैथ्स को देख करके सीख जाओगे तो ये सिर्फ गलत फहमी है। देख के आप यार नहीं सीख पाओगे, ठीक है, और सीख भी पाओगे तो एटलीस्ट फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। मैथ्स का तो मतलब ही फास्ट है ना भाई, तो फास्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है एक बार इसको रिवाइज़ कर लो और फिर थोड़े से क्वेश्चन कर लो आधा एक घंटा, ठीक है। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और सम ऑफ AP के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।